सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द हार्ट ऑफ विल रवि। और अभी जस्ट ना हम अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो व्लॉग है ना वो अरुणाचल का जो बजट है ना उसके ऊपर होने वाला है। तो भाई लोग, ये जो वीडियो है ना पहले से ही काफ़ी लंबी होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ना चलते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आइए। तो गाइज़, हमारा अरुणाचल का जो बजट है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मेरे ब्लॉग में पूछे गए थे कमेंट के दौरान, तो वो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस ना यहाँ पे बोर्ड में मेंशन कर दिए हैं और हम ना एक एक करके इन सबको ना डिस्कस करेंगे। गाइज़, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द बेस्ट टाइम टू विजिट, इसके बारे में मैं बता दूँ कि हमारा बेस्ट टाइम हमेशा होता है नवंबर से मार्च के मिड तक। सेकंड टॉपिक हमारा आ गया प्लेस टू विजिट इन अरुणाचल। गाइस, जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ना अरुणाचल में प्लेस क्या क्या विजिट करें, ये हम लोग अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे रहने देते हैं, इसको भी हम रूट मैप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस। अब बारी आती है हमारे थर्ड टॉपिक की, बाइक रेंट एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो गाइस, बाइक रेंट एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ना मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप लोग आसाम को छोड़ के या कोलकाता को छोड़ के कहीं से भी हैं, लाइक मुंबई से, चेन्नई से, बेंगलोर से, दिल्ली से, पंजाब से या यूपी से या बिहार से, तो गाइस आप लोग ना अपनी बाइक लेके ना आए, बिकॉज अगर आप अपनी बाइक लेके आएंगे ना कम से कम आपको 3 दिन जो है वो आपको ड्राइव करना पड़ेगा और आपको रास्ते में कुछ नहीं दिखने वाला, काफ़ी बोर हो जाएंगे। और रियली मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, उससे बेस्ट आपके लिए क्या होगा, उससे बेस्ट आपके लिए होगा कि आप लोग ना फ़्लाइट पकड़ के गुवाहाटी आएँ। गुवाहाटी से आपको ना बाइक रेंट पे मिल जाएगी और उसके ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स ना मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको जो बाइक लेनी है ना रेंट पे, आप कहीं से भी ले सकते हैं। वहाँ पे ना ट्रिवेन भी है, आप अहिजा भी है, बट मैं ना अहिजा को ना आपको सजेस्ट करूँगा और बताता हूँ कि क्यों करूँगा। तो एक बार पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। और गाइज़, मैं आपको सबसे पहले बोल दूं, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप अहिजा को लो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अहिजा के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने जब बाइक ली थी ना अपने लिए अपना अरुणाचल ट्रिप पे, तो मैंने अहिजा से ली थी और उनके कुछ बेनिफिट्स भी थे जो मैं आपको बताता हूँ अभी इस वीडियो में, मैंने ब्लॉग में भी बताए थे। सो गाइज़, अहिजा बाइक जो है ये हम लोगों को ना बाइक प्रोवाइड करती है रेंट पर और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ना अवेलेबल है। और आपको कहीं पर भी बाइक लेके जानी है, आपको मेघालय लेके जानी है, आपको तवांग लेके जानी है और आपको सिक्किम लेके जानी है, कहीं पे भी आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप इनसे बाइक लेके जा सकते हैं। और मैं आपको ना इनके चार्जेस बताया, तो इनके चार्जेस क्या हैं गाइज। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी हिमालयन की बात करता हूँ, तो मैं इनसे ना हिमालयन लेके गया हुआ था और हिमालयन के जो चार्जेस थे ना उस टाइम पे 900 पर डे। क्या होता है, काफ़ी कंपनीज ना आपको 900 में बाइक दे देगी एक दिन के लिए, बट उनके ना कुछ पॉलिसीज़ होते हैं और वो बताते नहीं हैं, वो बाद में बताते हैं जब आप उनसे बाइक ले लेंगे। उसमें क्या होता है, आपको बोलेंगे 900 में आपको पूरे दिन के लिए बाइक मिलेगी और बाद में एक हिडन पॉलिसी होती है, वो होती है कि आप ना सिर्फ एक दिन में 250 किलोमीटर ही चला सकते हैं, 250 किलोमीटर ही आप राइड कर सकते हैं। गाइज, मेरे ना 250 लिखने के बाद ना आप लोगों के माइंड में ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी, तो ये ना कन्फ्यूजन को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज मुझे भी उस टाइम पे ज़्यादा हो गई थी कि यार एक दिन के लिए 250 किलोमीटर दे रहे हैं तो किस हिसाब से देंगे। तो गाइज मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 900 रुपीज़ के हिसाब से ना पर डे में बाइक ली है, ओके। अब वो क्या करेंगे कि आपने 3 दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल बाइक ली या आपने 3 डेज़ के लिए बाइक ली, तो 3 दिन का हमारा रेंट होता है 2700 रुपये, ठीक है। 3 × 900 2700 हो गया, राइट। अब क्या होगा कि इन्होंने बोला है कि 250 किलोमीटर पर डे चलानी है, तो 3 दिन के हिसाब से आपका जो होना चाहिए 250 के हिसाब से हो गया हमारा 750, ओके। तो 750 किलोमीटर होना चाहिए। तो जिस दिन आप उनसे बाइक लेके जाएंगे ना उस दिन वो रीडिंग नोट कर लेंगे और जिस दिन आप 3 दिन बाद उन्हें बाइक देने आएंगे तब वो रीडिंग देख लेंगे कि कितने किलोमीटर चली है। अगर वो 750 के अंडर में चली है तो ओके है, तो आपसे इतना ही चार्ज लेंगे। अगर वो 750 से ऊपर चली है, फॉर एग्जांपल आपने 3 दिन में 750 से ऊपर चला दी, 750 किलोमीटर से आपने ऊपर चला दी, अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 किलोमीटर ही ऊपर चलाई है, तो वो आपसे 5 रुपीज़ या 4 रुपीज़ ना चार्ज लेते हैं पर किलोमीटर, ओके, कि पर किलोमीटर के हिसाब से। सो ये कुछ ना पॉलिसीज़ होती है जो हिडन होती है कुछ बाइक रेंट्स की। दिल्ली में भी ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में भी ऐसा है। अगर आप दिल्ली से लद्दाख के लिए बाइक लेते हैं या कहीं के लिए भी बाइक लेते हैं तो आपको ना ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो गाइज, ये 250 किलोमीटर वाला प्रोसेस है ना, ये आपको समझ में आ चुका हो, काफ़ी अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। अब गाइज बात करते हैं अहिजा के साथ आपको क्या बेनिफिट है। तो अहिजा के साथ ना आपको बेनिफिट क्या है कि अहिजा ना आपको 900 में अगर आपको हिमालयन बाइक देता है, ज़रूरी नहीं है आप 900 में, मैं हिमालयन की बात करूँ, आपको ना वहाँ पे 800 में बुलेट भी मिल जाएगी, 350, ओके। तो आपको पल्सर चाहिए वो भी आपको 700 में मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो अहिजा के साथ बाइक लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि आप ना उनके साथ बाइक लें और पूरे दिन आप 400 किलोमीटर चलाएं, 600 किलोमीटर चलाएं, 700 किलोमीटर चलाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप कितना भी चलाएं। तो ये बेनिफिट आपको है। आपको वो 250 किलोमीटर वाला जो हिसाब है ना वो नहीं देना यहाँ पे कि आपको सिर्फ 250 किलोमीटर की लिमिट है, लिमिट कुछ नहीं है, आप जितना मर्जी चलाएं। एंड सेकंड बेनिफिट आपका क्या, फर्स्ट बेनिफिट तो आपका ये हो गया नो लिमिट,
फर्स्ट बेनिफिट आपका इनके साथ ये हो गया। सेकंड बेनिफिट इनके साथ क्या होता है कि हम लोगों को ना बाइक जो रेंट पे देते हैं उसके साथ ना हमारे को ना ये स्पेयर पार्ट्स भी देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्पेयर पार्ट्स में आपको ये दे देंगे हमारा क्लच वायर, ब्रेक वायर और ब्रेक पैड दे देंगे, और साथ में आपको ना कुछ फ्यूज़ भी दे देंगे ताकि अगर आपके सेल्फ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सेल्फ के लिए ना फ्यूज़ भी होता है। तो ये हमारा था सेकंड बेनिफिट। अब गाइस थर्ड बेनिफिट जो है, थर्ड बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ ना तो थर्ड बेनिफिट हमारा होता है, उसको मैं पहले आपको ब्रीफ करता हूँ क्या बेनिफिट होता है। थर्ड बेनिफिट हमारा होता है गाइस, सपोज करो कि आप ना बाइक लेके गए इनसे या किसी से भी आप बाइक लेके गए, अगर रास्ते में बाइक ख़राब हो जाती है, देखो आप तो खुद बाइक ख़राब करोगे नहीं, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इनका बेनिफिट क्या होता है कि आप उस टाइम पे ना अपने पैसे दे के सही करा लो, ठीक है, उसको आप सर्विस करा लो, और उसका जो बिल बनता है ना आप एंड में आके जब इनके पास बाइक सबमिट कराएंगे ना, आप वो इनको ओरिजिनल बिल दे देना और ये आपको ना हाथों हाथ वो पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा है कि आप सर्विस कराएं, सर्विस एंड रिफंड, आप खुद सर्विस करा सकते हैं, बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो बिल देके आप इन्हें दे सकते हैं। तो ये इनका थर्ड बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट की। तो गाइस फोर्थ बेनिफिट जो होने वाला है इनके साथ वो ये है कि ये किसी भी तरह की ना सिक्योरिटी नहीं लेते। आप अदर बाइक सर्विस के पास जाएंगे ना, उनसे कहेंगे हमें बाइक लेनी है तो आपसे ना सिक्योरिटी लेते हैं, बट यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है गाइस। ये इनका है फोर्थ पॉइंट। अब आप कहेंगे जल्दी जल्दी समझा रहा है गाइस, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा हमें ना क्लियर करना है, तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा जल्दी समझाना पड़ेगा। सो गाइस ये ना कुछ बेनिफिट्स है जो हम AIJA के साथ ले सकते हैं, और उसके बाद ना डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। तो गाइस डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपसे कुछ नहीं लेते हैं। एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, अगर मैं आज दिखा दूँ, एक आपका DL लेते हैं, ओके, दूसरा आपका आधार या पेन, ये आपका आधार लेंगे या पेन लेंगे। हमारे जो ऊपर के 3 जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं परमिट पे। एक बार ना परमिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप लोगों को ना बाइक चाहिए होगी AIJA से तो ना मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा रेफरेंस उनको दे सकते हैं, तो वो लोग ना आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी दे देंगे, ठीक है, कि आपको रेंट में आपको बेनिफिट दे देंगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस परमिट्स की। तो परमिट्स ना हमारे को यहाँ पर जो परमिट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं ILP और हमारा बुमला पास। तो 2 जगह के लिए हमारे को ना अरुणाचल में परमिट चाहिए होते हैं। एक होता है हमारा ILP। अब गाइस ILP क्या होता है? ILP होता है हमारा इनर लाइन परमिट। अब काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो ठीक है, और काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उन लोगों को बताता हूँ। गाइज़ हमारे को ILP की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर एग्जांपल कि हम लोग गुवाहाटी से अरुणाचल आ रहे हैं, तो अरुणाचल हमारा जो है ना गाइज़ वो हमारा पूरा मिलिट्री एरिया है। तो किसी भी मिलिट्री एरिया में लाइक लद्दाख हो या अरुणाचल आपको जाने के लिए ना इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो इनर लाइन परमिट आपको ना ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन करके जाएँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में आपका एक दिन बर्बाद होने वाला है वहाँ पे जाके, क्योंकि आप वहाँ गुवाहाटी पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे आप परमिट बनाएंगे। तो बेटर है कि आप यहाँ से करके जाएंगे ना तो आप वहाँ पे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज ILP की। तो ILP के अंदर क्या होता है ना गाइज, मैं आपको पहले बता दूँ ILP होता क्या है। ILP होता है हमारा इनर लाइन परमिट। और ये इनर लाइन परमिट क्या होता है गाइज, क्या होता है कि किसी भी ना जो मिलिट्री एरिया होता है ना, लाइक जैसे अरुणाचल हो गया या हमारा लद्दाख हो गया, मिलिट्री एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पे जाने के लिए ना आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जितने भी बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, लाइक जहाँ से हमारी दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स पास पड़ते हैं, लाइक हमारा चाइना हो गया, ठीक है, या लद्दाख से हमारा देख लो तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, तो वहाँ पे हमारा ILP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ILP के लिए ना आपको अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होता है सबसे पहले आपको आधार, ठीक है। दूसरा होता है आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होती है आपकी, ठीक है। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब आप ये इसे अप्लाई कैसे करें? आप इसको अप्लाई करने के लिए ना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप ना ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने का बेनिफिट क्या है कि आपका जो एक दिन है ना गुवाहाटी में वो बच जाएगा, ठीक है, कि आप गुवाहाटी पहुँचेंगे, फिर ILP के लिए अप्लाई करेंगे, कितने लोगों की वहाँ लाइन लगी होगी, आप फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो आपको बना के देंगे ILP। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हम ILP के लिए, उसमें हमारे को प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है, या मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की मैं आपको बता दूं, शायद अगर आप लोग भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप लोग भी उससे हैंडल कर सकते हैं।
तो गाइज़ मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की कि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था ILP के लिए, तो वो लोग ना मेरा जो फॉर्म है उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो वो रिजेक्ट क्यों कर रहे थे, बिकॉज उसमें कुछ चेंजेस तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि आधार कार्ड में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में अपनी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और फॉर्म भी मैंने सही से फिल किया हुआ था, मैंने काफ़ी बार वो फॉर्म भी देखा था, तो फॉर्म जो हमारा अच्छे से फिल था, बट वो रिजेक्ट कर रहे थे। तो ILP का जो ऑनलाइन चार्जेस होता है ना पर बंदे का, वो 100 रुपी ईच होता है, ठीक है, कि 100 रुपी 16 बंदे का 100 रुपी ILP का फ़ीस है। बट अगर आप ना ग्रुप में 4 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, तो 4 बंदों का ग्रुप जो ILP की फ़ीस होती है वो 200 रुपीज़ होती है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ये फ़ीस है, बट आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपके पास बस 3-4 दिन रह गए जाने के, जैसे मेरे साथ हुआ था कि 3-4 बार मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था और मेरे पास सिर्फ 3 दिन पड़े हुए थे, और विदाउट ILP मेरी अरुणाचल के अंदर जो एंट्री है वो हो ही नहीं सकती। तो ये जो पर्सन है जो ये बनाने वाले हैं परमिट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और आप वहाँ से जाकर ना ले सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, और इनसे ना आप डिस्कस कर सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आप इनको व्हाट्सएप पे देने हैं, और आपको फ़ोन पे गूगल पे तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो उससे आपको फ़ीस सबमिट करनी है, और विदिन 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर ना आपको ये जो आपका ILP है वो दे देंगे। तो ये हमारा जो ये ILP का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम बुमला की तरफ। तो गाइस बुमला पास को ना हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे रूट मैप के अंदर ही, बट इससे पहले ना मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स के बता देता हूँ कि बुमला पास के लिए जो आपको परमिट चाहिए होता है वो क्यों चाहिए था। क्योंकि आप लोग बोलेंगे यार बुमला पास जो है हमारा तवांग में पड़ता है, तो हमने ILP से अरुणाचल में एंटर कर तो लिया, तो फिर हमारे को बुमला के लिए क्यों चाहिए। तो गाइस बुमला के लिए आपको इसलिए चाहिए क्योंकि बुमला जो है ना हमारा बॉर्डर एरिया है चाइना से, तो जितने भी बॉर्डर एरिया होता है ना वहाँ पे एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है आपको वहाँ की गवर्नमेंट से, जो वहाँ पे उस टाइम पे है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, पूरी ऑफलाइन है, तो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, आपको तवांग पहुँचना पड़ेगा, तवांग पहुँच के ही आप बुमला पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको DC ऑफिस जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, DC ऑफिस जाएंगे, DC ऑफिस में जाकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, जो हमारा DC ऑफिस में हमारे ऑफिसर्स होंगे वो आपके फॉर्म को ना अच्छे से देखेंगे और उसमें जो एक स्टैंप लगा देंगे, और स्टैंप लगाने के बाद ना आपको एक कॉपी जो है ब्रिगेडियर ऑफिस में जमा करनी होती है, ब्रिगेडियर ऑफिस में, याद रखना गाइस, और एक कॉपी ना आपको अपना DC ऑफिस में जमा होती है, ठीक है। तो एक कॉपी आपकी DC ऑफिस में जमा होगी, तो एक कॉपी आपकी ब्रिगेडियर ऑफिस में जमा होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स करने ना वो 2-2 कॉपी करनी है सबकी, क्योंकि एक कॉपी डॉक्यूमेंट की यहाँ लगेगा, एक सेट पूरा, एक सेट यहाँ। तो ब्रिगेडियर ऑफिस में आपको कैसे जमा कराना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको परमिट मिलेगा बुमला पास का जाने के लिए। तो ये चीज़ हमने दोनों डिस्कस कर ली परमिट में, बट बुमला पास के लिए जो परमिट है उसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले रूट मैप पे। गाइज़ अब बात करते हैं रूट मैप की। तो गाइज़ ये वाला जो टॉपिक है ना इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो आप जो यहाँ पे परमिट के लिए जो मैं आपको बता रहा था बुमला पास के लिए, आप इसको भी मिस कर दोगे। पेट्रोल कॉस्ट और डेज़ और होटल्स, ये सारा जो है हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं ना इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब गाइस रूट मैप वाली बात करें तो सबसे पहले ना हम रूट बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैप स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं गुवाहाटी। सो गाइस हमने जो अपना रूट मैप है ना वो रेडी कर लिया है, और रूट मैप रेडी करने के साथ साथ जो इस रूट मैप पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले तो रूट मैप करने वाले हैं, और दूसरा हमारा पेट्रोल कॉस्ट, डेज़ और होटल एंड फूड चार्जेस, और दूसरा जो हमें परमिट के अंदर बुमला पास के परमिट के लिए था वो सारा यहाँ 1 to 1 करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम आ जाते हैं गुवाहाटी में। अब गाइस ये जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट करनी है। देखो गुवाहाटी से ये जर्नी स्टार्ट होगी अगर आप लोग बाइक्स रेंट पे लेकर आते हैं, अदरवाइज़ अगर आप अदर लोकेशन से या कहीं से भी दिल्ली से आ रहे हैं बाइक लेके तो आपको आना गुवाहाटी ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम गुवाहाटी से लेके चलते हैं, बट मैं आपको ना सजेस्ट करूँगा गाइज आप गुवाहाटी जब आए ना दिल्ली से या किसी भी लोकेशन से, मुंबई से, जो आप आउटर साइड से आ रहे हैं आसाम को छोड़ के या कोलकाता को छोड़ के, आप लोग बाय फ्लाइट आएँ, बिकॉज आप 1 महीने पहले फ़्लाइट बुक कर लेंगे ना तो फ्लाइट का जो चार्जेस पड़ेगा अराउंड 2500 के आसपास पड़ेगा वन वे, ठीक है। दोनों साइड का आपका 5000 के आसपास पड़ेगा, तो वो आपको ना ज़्यादा बेनिफिट देगा, रियली मैं बताऊँ, बिकॉज आप 3 दिन ड्राइव करेंगे, काफ़ी थक जाएंगे, ठीक है, और रास्ते में कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। जितना आपका पेट्रोल में पैसा लगेगा ना गाइस, बेटर रहेगा कि आप लोग ना फ्लाइट पकड़ के आएंगे तो 2 घंटे 2.5 घंटे में आप गुवाहाटी पहुँच भी जाएंगे, और आपका जो 3 दिन लगने वो 3 दिन आप इस ट्रिप पे विजिट कर सकते हैं। गुवाहाटी से जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट होगी, बट होगी कब वो डिपेंड करती है आप पे,
कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि यार उनके पास कम दिन है, तो हम लोगों ने करना क्या है कि यार 2 घंटे तो लगने हमें दिल्ली से पहुंचने में, तो हम फ़्लाइट पकड़ते हैं सुबह मॉर्निंग की 7 बजे की, और 9 बजे पहुंचने के बाद बाइक वगैरह लेते हैं और 1 बजे चलना चालू करते हैं। गाइस अगर आप 1 बजे चलना चालू करेंगे तो शाम तक आप तेजपुर ही पहुँचेंगे, ठीक है। बिकॉज भालुकपोंग पर जो चेक पोस्ट होता है ना, उसका भी एक टाइमिंग होता है, ठीक है। तो 5 बजे तक वो चेक पोस्ट होता है। 5 बजे तक अगर आप वो पहुँच गए वहाँ पे, तो आप एंटर कर सकते हैं भालुकपोंग से अंदर, अदरवाइज़ आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। तो खाम का आप फंस जाएंगे और इतना हेक्टिक करेंगे। तो नाइट का टाइम होता है, और जो गुवाहाटी से भालुकपोंग का जो हाईवे है ना, उसमें कोई भी लाइट नहीं, एकदम काफ़ी अंधेरा रहता है, ठीक है। और वो सिंगल लाइन हाईवे है और बीच में से ओपन है, कोई भी मतलब लाइक बॉर्डर नहीं है, कोई भी डिवाइडर नहीं है, वो ओपन है दोनों साइड से, जैसा अपना दिल्ली मेरठ वाला हाईवे होता है ना, वैसा हाईवे। तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में निकलें, और ये जो प्लान होगा ये मॉर्निंग का लेके चल रहे हैं कि मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे निकलते हैं या 7 बजे निकलते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको टाइम सूटेबल लगता है। तो गाइज़ हम लोग मॉर्निंग में गुवाहाटी से यहाँ से निकले और हम इवनिंग तक अपना भालुकपोंग पहुँच जाएंगे। 5 बजे से पहले आराम से पहुँच जाएंगे। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं, 8 बजे भी आप निकलते हैं या 9 बजे भी निकलते हैं, तो आप आराम से भालुकपोंग पहुँच जाएंगे। अब तेजपुर मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, तेजपुर मैंने मेंशन इसलिए बिकॉज आपको तेजपुर वाले रास्ते से जाना है। जब आप गुवाहाटी से आगे आएंगे तो आगे जाके जो रोड है वो तेजपुर के लिए जाएगा। आपने तेजपुर वाला हाईवे पकड़ना है। उसको पकड़ने का बेनिफिट ये है ना गाइस, क्योंकि जब आप तेजपुर वाले हाईवे पे जाएंगे ना, तो ये जो हाईवे है ये काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं कि 238 किलोमीटर है। और आपको पता है गाइस, इसको सिर्फ कवर करने के लिए ना आपको 5 आवर्स लगेंगे। 5 आवर्स भी मैंने उसमें जो आधा घंटा या पौना घंटा आपका जोड़ दिया है किस चीज़ के लिए, कि आप लोग अगर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, आपको लंच करना है या आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकालने हैं, तो आप 5 घंटे लग जाएंगे। अदरवाइज़ आपको 4 साढ़े 4 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बीच में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह भी आती हैं, आप व्यू पॉइंट्स भी हैं काफ़ी। जो हमारा भालुकपोंग है, भालुकपोंग से पहुँचने से 20 किलोमीटर पहले ना एक नदी भी आती है वहाँ पे, और आप वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। तो भालुकपोंग जब आप पहुँचेंगे तो पहला स्टे ना आपका भालुकपोंग में हो जाएगा। तो ये भालुकपोंग का ये हमारा 1 दिन हो गया, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा 1 डे हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड डे की। सेकंड डे आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। गुवाहाटी से जो भालुकपोंग तक है हमारा प्लेन एरिया है, भालुकपोंग से हमारा स्टार्ट हो जाता है हिल एरिया। तो अब हमारी हिल स्टार्ट हो गई है, बट भालुकपोंग से जो दिरांग तक का रास्ता है उसका जो आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर मेरा सेंस कि अगर भालुकपोंग से दिरांग तक का डिस्टेंस हमारा 139 किलोमीटर है, अराउंड 140 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर तक जो हमारा हाईवे है ना वो बहुत अच्छा है, काफ़ी चौड़ा हाईवे है और लाइट्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं। बट आफ्टर 70 काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है, काफ़ी ज़्यादा मडी है, कीचड़ है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। और अभी हाल ही में जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था काम, तो जिसकी वजह से ना वहाँ पे अगर बाई चांस वो लोग पहाड़ वगैरह को तोड़ते हैं, उसमें से मिट्टी निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं रोड बनाने के लिए, तो अगर आप वहाँ पे फंस गए तो आपका 1 घंटा गया। बिकॉज पहले वो अपना जो डायनामाइट है उसको लगाएंगे, फिर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होकर जो पत्थर उठ पाए हैं उन पत्थरों को हटाएंगे साइड में, देन उसके बाद आपको जाने देंगे। तो इस सब प्रोसेस में ना आपका 1 घंटा लग जाना है। तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, बिकॉज ये जो काम होता है ना डायनामाइट वगैरह का, ये 12-1 बजे के आसपास होता है, ताकि आप 12-1 बजे तक ना थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे। फिर गाइस दिरांग से ना 40 किलोमीटर पहले आपका एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं बॉमडीला। अब बात करते हैं गाइस बॉमडीला की। ये मैंने आपको बॉमडीला क्यों लिखवाया, ये इसलिए लिखवाया कि फॉर एग्जांपल आप लोग दिरांग जा रहे हैं, अब दिरांग पहुँचते पहुँचते आपको लेट हो गया, बिकॉज ऑफ रोड है, आपको नहीं पता कि आप किस स्पीड पे जाएंगे, कीचड़ इतना ज़्यादा है, नहीं चला पाएंगे ज़्यादा देर, तो दिरांग मार्केट पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी लेट हो जाएगा। तो दिरांग आते आते आपको रात हो सकती है, आपकी मार्केट जो है वो क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ना बॉमडीला आ सकते हैं। बॉमडीला का ऑप्शन मैंने इसलिए दिया कि फॉर एग्जांपल आप अगर लेट हो जाते हैं दिरांग के लिए, तो आप बॉमडीला रुक सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा, और बॉमडीला में भी मार्केट है। आप इस मार्केट में आके अपने लिए जो चैन है, चैन खरीद सकते हैं, रेनकोट खरीद सकते हैं, ग्लव्स खरीद सकते हैं, अगर आप अपने साथ लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। तो चैन इसलिए बोला मैंने, वो चैन क्यों बोला वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आप ना बॉमडीला में भी स्टे कर सकते हैं, दिरांग में भी स्टे कर सकते हैं, बिकॉज 40 किलोमीटर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 40 किलोमीटर आप 1 घंटा 1.5 घंटा में कवर कर सकते हैं। बट मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा कि आप दिरांग में स्टे करिए, क्योंकि दिरांग में स्टे करने का रीज़न क्या है ना, कि दिरांग की जो मार्केट है ना, है तो दोनों जगह मार्केट, बॉमडीला में भी दिरांग में भी, बॉमडीला से जो दिरांग की मार्केट है ना वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना दिरांग में रहिए। अगर आपको लोकल फूड ट्राई करना है ना अरुणाचल का, तो आप दिरांग में रहिए, क्योंकि दिरांग में ना आपको लोकल फूड खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। बॉमडीला में नहीं, बॉमडीला में इतना कुछ नहीं है शॉप्स वगैरह में, बट आपको दिरांग में मिल जाएगा। तो सेकंड डे जो आपका हो गया दिरांग हो गया स्टे। अब बात करते हैं
तीसरा दिन की। अब तीसरा दिन जो हमारा होगा वो दिरांग से तवांग तक होगा। ये जो हमारी जर्नी है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो रास्ता है पूरा तवांग तक, ये पूरा ऑफ रोड है। दूसरा, आपको दिरांग से तवांग के बीच में स्नोफॉल देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं गया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक, जबकि ये भी हिल एरिया है, बट मुझे यहाँ पे स्नोफॉल नहीं दिखा था। बट दिरांग से तवांग के बीच में आपको काफ़ी स्नोफॉल दिखेगा। आप जब जाएंगे आपको हर 15 मिनट में 20 मिनट में वहाँ पे स्नोफॉल होता है। 65 किलोमीटर चलने के बाद आप लोग सेला पास पहुँचेंगे। सेला पास जो है हमारा तवांग का एंट्री गेट है। और यहाँ पहुँचने के बाद गाइस आप आराम से अपना 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बिताइए। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह लीजिए। बाजू में फ्रोज़न लेक है, आप फ्रोज़न लेक पे जाइए। और दूसरा क्या है कि सेला पास में जब आप पहुँचेंगे ना, वहाँ पे एक इकलौती कैंटीन है, वहाँ जाके आप कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। और वहाँ की जो कॉफ़ी है ना गाइस, वो बहुत अच्छी है। सेला पास के बाद जो तवांग का रास्ता है ना, वो एकदम डाउन है और आपको आउटर साइड में रहना पड़ेगा। और पूरा ऑफ रोड है, कीचड़ है, मड है, और आपके पास वेट रहता है और आप नीचे रहते हैं। तो आप अगर बाइक चलाएंगे, मड है, आप ब्रेक मारेंगे तो आपका टायर स्किड करेगा और आप पहले ही खाई की साइड पे हैं और वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, तो आपके लिए डेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश है कि आप 2 बजे से पहले निकल जाएंगे ना, क्योंकि सेला से जो तवांग का जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर, जिसको कवर करने में आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। दिरांग से जो सेला का डिस्टेंस है वो भी 65 है, ज़्यादा नहीं है, बट आपको इसको कवर करने में 4 से 5 घंटा जाने वाला है। ठीक है, इस 75 किलोमीटर को। तो इससे आप सोच सकते हैं कि सेला से हमारा तवांग का जो रोड है कितना गंदा है। गंदा नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है। तो आप 2 बजे से पहले अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो आप लोग ना आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे तवांग के अंदर। आप लोग अपने लिए होटल भी देख सकते हैं। और यहाँ की मार्केट जो है वो 7-8 बजे के आसपास बंद हो जाती है, तो आपको ना खाना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 2 बजे से पहले निकल जाएँ। और जो स्टे होगा वो आपका तवांग में होगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा तीसरा दिन, कि हमने तीसरे दिन जो एक्टिविटी करनी है। अब बात करते हैं फोर्थ डे की। गाइस फोर्थ डे भी आपको तवांग में ही स्टे करना पड़ेगा। उसके पीछे मैं रीज़न आपको बताया था। आपने जो चौथा दिन स्टे किया, वो चौथे दिन में आपने क्या एक्टिविटी करनी है? सबसे पहले आपने जाना है डीसी ऑफिस। यहाँ पे आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जाने वाला है। मॉर्निंग में सपोज़ 9 बजे डीसी ऑफिस खुला, आप 9:30 बजे तक पहुँचे। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करा के, फ़ोटोकॉपी करा के आपने वहाँ पे परमिट के लिए अप्लाई किया, बुमला पास के लिए। तो जिस दिन आप बुमला पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम डे आप बुमला पास नहीं जा पाएंगे। बिकॉज जब आप डीसी ऑफिस जाते हैं, डीसी ऑफिस में जाने के बाद आप यहाँ पे परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो परमिट की एक कॉपी आपकी ब्रिगेडियर ऑफिस जाती है, जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ब्रिगेडियर ऑफिस में जब वो कॉपी आपकी जाएगी तो वो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे या 6 बजे मिलेगी। और वो आपको खुद देने नहीं आएंगे, आपको खुद वहाँ जाना पड़ेगा। बिकॉज जो हमारा बुमला पास का रास्ता है ना, वो हमारा ब्रिगेडियर ऑफिस से होके जाता है। तो आपको वहीं से वो कॉपी मिलेगी और वो आपके ऊपर चेक पोस्ट पे चेक होगी। ठीक है, तो जिसके लिए आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा और उस सेम डे आप बुमला नहीं जा पाएंगे। डीसी ऑफिस जाने के बाद आपने वहाँ से परमिट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद आप लोकल घूम सकते हैं। अब लोकल में आप क्या क्या घूम सकते हैं? उसके बाद आप जाएंगे तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री जो है वो हमारे डीसी ऑफिस से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास है, इतना ही है अप्रॉक्स। आप मोनेस्ट्री जाएँ। मोनेस्ट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है। मैं आपको बता दूँ, हमारे इंडिया में ये पहली मोनेस्ट्री है और इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। अरुणाचल के अंदर जो हमारी मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। तो आप ये जाइए। और ये मोनेस्ट्री जो है हमारा जो भूटान है उसके बॉर्डर के काफ़ी पास में है। तो थर्ड आता है क्राफ्ट म्यूज़ियम। गाइस क्राफ्ट म्यूज़ियम क्या है? क्राफ्ट म्यूज़ियम है हमारा, वहाँ पे जितने भी लाइक लोकल चीज़ें होती है ना, लाइक मतलब बुद्धा जी के जो हमारे की लॉक होते हैं या बहुत तरह के ना कपड़े मिलते हैं, वहाँ की जो लोकल चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे होंगे, वो आपको क्राफ्ट म्यूज़ियम में मिल जाएगा सारा। कि लाइक वहाँ का जो पहनावा है, ड्रेस है, आपको वहाँ का कुछ लेना है तो आपको क्राफ्ट म्यूज़ियम में मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा तवांग वार मेमोरियल। गाइस ये बहुत मस्त है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ आपको जाना है और यहाँ पे जाने का जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों जाना है। गाइस तवांग वार मेमोरियल में ना सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीसी ऑफिस से आपको जो परमिट मिलेगा एक कॉपी, वो आपको कहाँ देनी है? तवांग वार मेमोरियल में। इसी को बोलते हैं ब्रिगेडियर ऑफिस। तवांग वार मेमोरियल आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ब्रिगेडियर ऑफिस है। 2 गेट है, एक गेट से एंटर करके दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब तवांग वार मेमोरियल आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने जाना नहीं। तवांग वार मेमोरियल में इवनिंग में 5 बजे एक शो होता है जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग शो। ठीक है गाइस, ये वहाँ का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा। आप मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखेंगे अरुणाचल का, तो आपको उसमें ना दिखेगा वो
गाइस ये जो शो है ना, इसको बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज अगर आप ये मिस कर दोगे ना, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर आपको तवांग घूमना है, इसकी हिस्ट्री जाननी है, तो आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, ये शो देख लो, 15 मिनट का शो है, आपको पूरा अरुणाचल की हिस्ट्री मिल जाएगी। सेला पास से लेके आपको सब चीज़ की मिल जाएगी कि सेला पास क्यों था, क्यों बनाया गया, बुमला पास, संगेतसर लेक, जिमीथान, तवांग और हमारा तवांगमार मेमोरियल, आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। ये सिर्फ 15 मिनट का एक शो होता है और लाइटनिंग शो होता है। इसमें क्या होता है, ओपन में एक सामने स्क्रीन लगी होती है और स्टोरी चलती रहती है, स्टोरी बताते रहते हैं, और साथ में ना लाइटनिंग शो होता है। आपके पास डमी होगा सामने सारा, और डमी में लाइट पड़ता रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से लाइट पड़ेगी, और आप वो डमी भी देखेंगे और आप सामने भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे कैसे क्या हिस्ट्री थी, कैसे अरुणाचल था पहले, ये जो तिब्बत था, ये तिब्बत फिर मतलब ये पार्ट अरुणाचल में कैसे आया, या लाइक ये अरुणाचल कैसे बना, और सेला पास के पीछे क्या हिस्ट्री है, तवांग मॉनेस्ट्री के पीछे क्या हिस्ट्री है, हमारा जिमीथांग के पीछे क्या हिस्ट्री है, हमारा संगेतसर लेक के पीछे क्या हिस्ट्री है, ये सब आपको इस शो में जानने को मिलेगा। तो इस शो की जो है टिकट के जो चार्जेस हैं वो 30 रुपये हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। शाम को ये शो होता है और आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट कराने हैं और वो 5 बजे से पहले कराने पड़ते हैं। तो आप आइए और ये शो देखिए, बिकॉज अगर आप ये शो देख लेंगे ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। ये तो हमारा हो गया 4th डे। तो 4th डे आपने जो जो एक्टिविटी करनी है ये पूरे दिन में हो जाएगी, और ये सारा जितना भी एरिया है ना, ये सारा 3 से 4 किलोमीटर के अंदर है अपना तवांग के अंदर, ठीक है। तो 4th डे भी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने निकलना है अपना संगेतसर लेक और बुमला लेक के लिए, सॉरी बुमला पास के लिए। अब बुमला पास के लिए निकलने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हमको तवांगमार मेमोरियल जाना पड़ेगा और अपना परमिट वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो परमिट लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रास्ते में जो संगेतसर लेक से तवांग का जो डिस्टेंस है ना, वो 36 किलोमीटर है, ठीक है। इस रास्ते में हमें बीच में 2 चेक पोस्ट मिलने वाले हैं। एक पहला चेक पोस्ट मिलेगा कुछ ही देरी में, या अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास या 8 किलोमीटर के आसपास मिलेगा, ठीक है। इस चेक पोस्ट पे आपको रोक दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आप अपनी गाड़ी पे चेन बांध लीजिए या आप अपनी बाइक पे चेन बांध लीजिए, बिकॉज ये जो जितना भी रास्ता है ना संगेतसर लेक का और बुमला का, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपने चैन बांधनी है यहाँ पे। आप जब चैन बांधेंगे, और गाइस यहाँ के जो आर्मी मैन है ना काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और इन लोगों से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को आपका ना वॉशरूम यूज़ करना है या कैंटीन में कुछ खाना खाना है, तो आपको मना नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं। और कैंटीन इनकी काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे काफ़ी बड़ी कैंटीन है, काफ़ी कुछ खाने को मिल जाता है। तो दूसरा क्या, यहाँ से करवाने के बाद आप लोग जब जाएंगे ना, तो मैं आपको गाइस सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले बुमला पास जाएँ, बिकॉज हमने दोनों चीज़ें कवर करनी है एक ही दिन में। बट बुमला पास जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट इसलिए करूँगा क्योंकि आप जब बुमला पास जाएंगे ना, ये आपका यहाँ से 10 किलोमीटर संगेतसर लेक है। ये जो पॉइंट है ये हमारा तवांग से 26 किलोमीटर और यहाँ से बुमला पास 7 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, हम तो वही संगेतसर ले जाएंगे और उसके बाद बुमला में बाद में जाएंगे और इन्जॉय करेंगे बुमला में ज़्यादा। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि आप अगर संगेतसर जाएंगे ना, तो यहाँ जाने के बाद आपको एक लॉस भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप बुमला ना जा पाएँ। रीज़न क्या मैं बता दूँ कि आप इस पॉइंट पर आएंगे, हम बुमला जाएंगे, तो बुमला 7 किलोमीटर दूर है, आप घूम के आ जाएंगे, क्योंकि बुमला में आपके पास क्या है, चाइना बॉर्डर है। आप चाइना बॉर्डर देखेंगे, वहाँ पे कैंटीन में कुछ एंजॉय करेंगे, और यहाँ पे जो स्नो है ना होती है, ठीक है। बट इस स्नो को आप क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। बट जो संगेतसर लेक वाला जो रास्ता है ना, जब आप वापस आएंगे और संगेतसर से जाएंगे, तो ये रास्ता एक तो 10 किलोमीटर है, दूसरा क्या है, संगेतसर लेक वाले रूट पे अकॉर्डिंगली बुमला पास के स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100% स्नो है ना, तो यहाँ पे 70 या 75% स्नो होगा। आप जब इस रूट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे स्नो ज़्यादा होने की वजह से पहले अगर आप ये रूट करते हैं, अगर आप पहले ये रूट करेंगे और स्नो अगर ज़्यादा हुई तो आपकी चेन टूट सकती है। पहली बात तो बाइक में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप फंस सकते हैं, बिकॉज आप सोलो हैं। अगर आप ग्रुप में हो तो धक्का मारेंगे, क्योंकि आपको नीचे संगेतसर तक जाना है, फिर वापस भी आना है। संगेतसर का रास्ता डाउन है, ये रास्ता ऊपर है। आप जब नीचे आएंगे तो आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं, आप न्यूट्रल में ही आएंगे। बाइक चला नहीं सकते बिकॉज स्नो है, फिसलेंगे, तो आप न्यूट्रल में आएंगे, आपकी बाइक आ जाएगी। बट ये रास्ता नीचे है, आपको पहले नीचे जाना है, बाद में ऊपर आना है। अगर स्नो ज़्यादा हुआ तो आप लोग ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर नीचे एक्टिविटी करते हुए, फ़ोटोज़ वगैरह शूट करते हुए, नीचे अपना जो कैंटीन है, कैंटीन में लंच वगैरह करके आप ऊपर आएंगे, ऊपर आते आते आपको 4-5 बज जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 4-5 जैसे बज गए, यार ये फिर निकल गया, और अगर आपको अगर आपको 4-5 बज जाएंगे
तो उसके बाद आप बुमला नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि बुमला में जो परमिट है वो 2 बजे के बाद बंद हो जाता है, 2 बजे के बाद कोई गाड़ी ऊपर एंटर नहीं होती। तो बेटर है कि आप पहले बुमला घुमाएं, उसके बाद संगेसर हमेशा ओपन है, ठीक है, आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो यही बस बेनिफिट था, यही मैं आपको बता रहा था कि आप ऐसे करिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो सोचते हैं यार संगेसर लेक पहले जाएंगे, सीधा रास्ता है, ठीक है, बुमला ना बाद में जाएंगे, हम मस्त एंजॉय करेंगे। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2 बजे तक का टाइम है, आप फंस जाएंगे, ना बुमला कवर कर पाएंगे ना संगेसर कवर होगा। तो इन दोनों को कवर करने के बाद आपने वापस शाम को आना है और रहना है अपना। तो ये हो गया आपका 5th डे, ठीक है, ये मैं एरो लगा चुका हूँ, फिर भी एक बार डार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उठेंगे, जिमीथांग के लिए जाएंगे। गाइस ये जो जगह है ना, ये देखनी बनती है। काफ़ी लोग जो है अरुणाचल आते हैं, तवांग आते हैं और सिर्फ बुमला को करते हैं, संगेसर लेक करते हैं, तवांग मोनेस्ट्री करते हैं, तवांग मेमोरियल करते हैं, बट जिमीथांग नहीं जाते हैं। ये एक हिडन प्लेस है गाइस, और आपको यहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ जाने का बेनिफिट क्या है गाइस। ये जो जगह है ना जिमीथांग, ये अरुणाचल का एकदम लास्ट गांव है, और यहाँ से ना थोड़ा सा आगे 15 किलोमीटर जाने के बाद आपका चाइना का और भूटान का बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप, और यहाँ जाने का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि वर्ल्ड में सिर्फ 4 स्तूपा हैं, उनमें से दूसरा स्तूपा हमारा जिमीथांग में है। मतलब अरुणाचल के अंदर पहला स्तूपा, वर्ल्ड के अंदर हम दूसरे नंबर पे आते हैं। तो वो स्तूपा में एक स्तूपा है गौरसम स्तूपा, जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। इस स्तूपा को देखने के लिए हमें जिमीथांग जाना होगा, और जिमीथांग का जो डिस्टेंस है तवांग से 80 किलोमीटर दूर है। आप आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो 80 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको कम से कम 4 घंटा लगने वाला है गाइस, क्योंकि रोड काफ़ी नैरो है, और इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद आपको ना काफ़ी अच्छी जगह देखने को मिलेगी। मैं बताया तो गौरसम स्तूपा के बारे में गाइस। गौरसम स्तूपा हमारा वर्ल्ड में ऐसे 4 स्तूपा हैं। सबसे पहले नेपाल में, दूसरा हमारा अरुणाचल, तीसरा हमारा तिब्बत, चौथा हमारा भूटान, ठीक है। इंडिया में ये पहले नंबर पे स्तूपा है। और इस स्तूपा की जो हिस्ट्री है, आपको वहाँ ना लामा मिल जाएंगे और आपको मॉन्क मिल जाएंगे, आप उनसे भी जान सकते हो। थोड़ा बहुत मैं आपको बताया तो कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, जितना मुझे पता है। और ये स्तूपा की एक बार ना फोटो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फोटो आप लोगों ने देख ली है। तो फोटो में आपको पहले ही मूली के शेप में दिख रहा होगा कि हाँ एक मूली के शेप में वो स्तूपा है। तो वो स्तूपा जो है मूली के शेप में ही बना था, एक मूली को डिज़ाइन करके ही वो स्तूपा बनाया था। तो हमारे जो उस टाइम पे जो अरुणाचल के जो राजा थे या तिब्बत के जो राजा थे, जो चाइना से लड़ाई होने से पहले तिब्बत का ही पार्ट था, तो उस टाइम पे तिब्बत के राजा बोल के चलते हैं। तो तिब्बत के जो राजा थे उस टाइम पे, उन लोगों ने नेपाल को विजिट किया और वो अपने साथ एक मूली लेके गए थे, और उसमें उन्होंने उसका हूबहू एक कॉपी मैप बना लिया, ठीक है, एक नक्शा बना लिया या एक ड्राइंग बना लिया। और ड्राइंग बनाने के बाद जब वो वहाँ से वापस आए ना, तो आते आते वो जो मूली थी वो श्रिंक कर गई। श्रिंक करने के बाद जो था वो उन्होंने हूबहू बनाने की कोशिश की, बट वो हूबहू बन नहीं पाया। बनाया पूरा हूबहू, बट थोड़ा सा वो श्रिंक हो गई थी, तो वो डिज़ाइन भी थोड़ा श्रिंक हो गया था। उसकी वजह से आप देखेंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इतना हिस्ट्री मुझे पता है, बाकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी गया था, आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के अंदर। तो काफ़ी अच्छी जगह है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पर है, इंडिया में पहले नंबर पर। तो गाइस देखने वाली चीज़ होगी ना। आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, और आप यहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, तो इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा भी यही है। तो आपको यहाँ पे भी जाना चाहिए। फिर वापस आपको आना है, और 6th डे आपका यहीं स्टे होगा, ठीक है। अब आपके तवांग में कितने नाइट्स हो गए? एक नाइट जब आप पहुँचे, ठीक है। दूसरा नाइट आपने जब DC ऑफिस में काम करवाया, लोकल घुमा। 4th नाइट दूसरी नाइट होगी ना, 1st नाइट, 2nd नाइट, 3rd नाइट आपकी हो गई जब आपने बुमला पास और संगेसर लेक घूमा। 4th नाइट आपकी हो गई जब आपने जिमीथांग घूमा, ठीक है। 4 नाइट्स आपने यहाँ पे कवर किए। फिर हम वापसी चलेंगे। वापसी जैसे जैसे आए थे आपने वापसी वैसे ही करना है। दिरांग से भालुकपोंग से गुवाहाटी। तो दिरांग में एक स्टे एक्स्ट्रा पहले ही मैं मार्क कर चुका हूँ, भालुकपोंग में एक एक्स्ट्रा। अब गुवाहाटी में अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो ठीक है, या आप उसी दिन पहुँच के सेम डे आपकी इवनिंग में फ़्लाइट है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से निकले दिरांग के लिए मॉर्निंग में, इवनिंग का आप मॉर्निंग पहुँच गए। अगले दिन आपने भालुकपोंग पहुँच गए। भालुकपोंग से गुवाहाटी 5 घंटे हैं। आप सुबह भी निकलेंगे ना तो गुवाहाटी आराम से 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। अपनी बाइक सबमिट करेंगे, सबमिट करके आप अपना 4 बजे की फ़्लाइट है, 3 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे की फ़्लाइट है, शाम की फ़्लाइट है, आप उस दिन फ़्लाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टे काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं टोटल स्टे कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 डे। तो टोटल आपका जो ये ट्रिप बनता है ये 8 to 9 डे का बनता है, ठीक है।
तो हमारे को इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल चुका है। अब हम बात करते हैं होटल एंड फूड्स की। तो गाइज़ होटल एंड फूड का जो चार्जेस होता है, देखो ये हमारे हाथ पे नहीं होता, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को खाना बहुत अच्छा चाहिए होता है, किसी को डेली चिकन चाहिए और डेली मटन चाहिए, तो उसका जो फूड चार्जेस आएगा वो अलग आएगा। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बजट ट्रिप पे, तो हम ना बजट वाला प्लान लेके चलेंगे। तो होटल का गाइज़ मैं आपको पहले बता दूँ, होटल में क्या है कि अगर आप सोलो हैं तो आपको 300 रुपये के आसपास ना रूम मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 300 से 400 के बीच में। और सेम रेट में 300 से 400 के बीच में आपको 2 बंदों का, 3 बंदों का, या 500 रुपये में 4 बंदों के आसपास का मिल जाएगा। तो एवरेज हम एक लेके चलते हैं 400 रुपये के आसपास। तो हमें होटल चाहिए यहाँ पे 8 डेज़, बिकॉज 9 थे हम लोग गुवाहाटी पहुँचे हैं और आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ 8 डेज़ के हिसाब से होटल का लेके चलते हैं। तो 8 दिन के हिसाब से हमारा 400 के हिसाब से ये हो गया 3200, ठीक है गाइस। तो 3200 में हमारा होटल का स्टे हो गया। अब फूड की बात करते हैं। फूड चार्जेस भी सेम ऐसे ही कि लाइक आप नॉर्मल खाएंगे तो 9 डेज़ के हिसाब से आपका हो गया 400 के हिसाब से 3600। तो फूड कॉस्ट और आपका होटल कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अभी टोटल बजट हम लास्ट में बनाते हैं, कब? जब हमारा पेट्रोल कॉस्ट निकलेगा। तो गाइस अब पेट्रोल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जगह थोड़ी सी साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार डीसी ऑफिस वाली जगह ना इसको मिटा देता हूँ। हमारे जो डाउट्स थे, एक ये था, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, रूट मैप क्लियर हो चुका है, परमिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें ये कैसे करना है, और पेट्रोल कॉस्ट लास्ट हमारा ये टॉपिक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि कैसे आएगा। अब बात करते हैं पेट्रोल कॉस्ट की। तो पेट्रोल कॉस्ट हमारा टोटल किलोमीटर जो आया है ना गाइज, वो 1280 किलोमीटर आया है। मतलब गुवाहाटी टू गुवाहाटी से हमने तवांग वगैरह सब क्रॉस करके पूरा करने के बाद 1280 किलोमीटर हमारा आया है। अब हमारी जो बाइक है वो बाइक देती है एवरेज 30 की, ठीक है। तो इसको हम 30 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 43 लीटर पेट्रोल आया, और ये 43 लीटर जो पेट्रोल है इसको हम मल्टीपल करते हैं हमारा 85 से, सॉरी, क्योंकि वहाँ पे जो पेट्रोल का वैल्यू प्राइस है वो 85 के आसपास है। तो ये टोटल होता है हमारा 3655 रुपीज़, ओके। अभी हमारा आ गया पेट्रोल कॉस्ट। हमारा पेट्रोल कॉस्ट निकल गया, फूड कॉस्ट निकल गया। अब बात करते हैं बाइक कॉस्ट की। बाइक कॉस्ट 900 के हिसाब से, अगर हम 9 डेज़ तक बाइक ले रहे हैं तो 9 के हिसाब से हो गया हमारा 9 डेज़ का 8100, ठीक है। अब आ जाते टोटल कॉस्ट पे। 8100 फॉर पेट्रोल, सॉरी फॉर बाइक, फॉर पेट्रोल 3655। फूड और स्टे का हमारा हो गया 6800, ठीक है। और हमारा जो परमिट का आप लगा लीजिए, परमिट का अराउंड 200 रुपीज़ कर लीजिए। तो ये हमारा टोटल होता है 18,755 रुपीज़। तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी इस ट्रिप की ये आने वाली है 18,755। 9 डेज़ का ये ट्रिप हम इस बजट में काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइज़ ये हमारा पूरा बजट है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो अभी घूमने की नहीं है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी कुछ प्लान्स थे बट वो हम लोगों ने पोस्टपोन किए। आपको ही पता है पोस्टपोन क्यों किए, शायद आप लोगों ने भी काफ़ी प्लान्स जो है पोस्टपोन किए होंगे। तो करेंगे, बिकॉज लाइफ रही तो गाइज़ हम लोग प्लान भी आगे कर सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने सबने सेफ़ रहना है, बचना है। तो जितना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और जब कमेंट करते हैं तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कमेंट करके आप जब आप कमेंट करते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि पता लगता है कि हाँ आपके साथ कनेक्ट हैं ये लोग। तो गाइज़ ऐसे ही कमेंट करते रहें और आपने क्वेश्चंस पूछते रहें, मैं आंसर्स करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट ट्रिप पे बोर्ड बड़ा हो और आपको अच्छे से समझ में। आई होप अभी भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैंने 2 मार्कर यूज़ किया ताकि रेड और ब्लैक में रहे तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आए। बाकी गाइस चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली बार। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं आप लोगों से। बाय।